सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है कुशाग शर्मा और आप देख रहे हैं जावा की पूरी सीरीज। आज की जो वीडियो है उसमें हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के बारे में। ठीक है। सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कंपाइलर क्या होता है, कैसे कंपाइलर काम करता है, तो उसकी क्विक डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं और फटाफट से रिकैप भी हो जाएगा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। चलो देखते हैं एक बार जरा कि कंपाइलर एग्जैक्टली होता क्या है। सो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंपाइलर। और बेसिकली देखो मैंने क्या लिखा है कि कंपाइलर जो है क्या कर रहा है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को समझ रहा है। ठीक है, कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को समझ रहा है और उसको कन्वर्ट कर दे रहा है किसी मशीन लैंग्वेज में। और अगर कोई भी एरर आता है तो वो एरर को डिस्प्ले करता है लास्ट में। ठीक है ना, ये तो बात पता है। तो फटाफट से डेफिनेशन देख लो। कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स कोड रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लिखा है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर कोड। तो हमें क्या करना है, हमें कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग समझानी है, मतलब अपने जो हमने दिमाग में जो भी आइडिया सोचा है ना उसको हमें समझाना है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कोड लिखेंगे। कोड किस में लिखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज कैसी हो सकती है, जैसे हमारे पास जावा है, जैसे हमारे पास पाइथन है, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। हम हाई लेवल लैंग्वेज में अपना कोड लिखते हैं और वो जो कोड है वो कोड कौन लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, हमारा कंपाइलर। और बाई चांस कोई एरर आ जाए तो क्या करता है, वो उसको नोट मेक करता रहता है, हमेशा नोटिंग उसका नोट डाउन करता रहता है जहां पर भी एरर आता है। और फाइनली जब आपका पूरा का पूरा कोड कंपाइल हो जाता है लाइन बाय लाइन चलते चलते चलते, तो लास्ट में आपको शो कर देगा कि देयर आर एरर्स इन दैट पर्टिकुलर कोड। अगर आप उसको ठीक कर लेंगे तो आपका कोड चल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में लिखा हुआ है एंड इफ एनी एरर इज डिटेक्टेड इट डिस्प्लेस द एरर एट द लास्ट। तो लास्ट में मतलब जब भी आपका कोड का कंपाइलेशन खत्म होता है तो उसके बाद क्या होता है, आपके जो एरर्स है वो आपके शो हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अ कंपाइलर इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। बताया था मैंने आपको, इंटरप्रेटर की डेफिनेशन देख लो। सेम काम है, देखो हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है एन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। देखो ये क्या है, लाइन बाय लाइन करता है। आपका कंपाइलर भी लाइन बाय लाइन करता है और आपका इंटरप्रेटर भी लाइन बाय लाइन ही करता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, एक बार में पूरा कर देता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन करेगा, जितना काम हो गया उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ देयर इज एनी एरर इट स्टॉप्स द प्रोसेस एट दैट मोमेंट ओनली। मतलब उसी टाइम पे प्रोसेस को रोक देगा, आगे वो नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, सो ये काम होता है किसका, इंटरप्रेटर का। अब देखो, हमारी जो सी लैंग्वेज है, जो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, उनको बोलते हैं हम कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, हम बात करते हैं पाइथन की, तो वो होती है हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। लेकिन जावा कैसी लैंग्वेज है, जावा क्या कंपाइल्ड है या वो इंटरप्रेटेड है? तो जावा जो है दोनों चीजें यूज करती है, कंपाइलर भी यूज करता है और इंटरप्रेटर भी यूज करता है। ठीक है ना, तो जावा जो है ना ये थोड़ी सी अलग तरह की स्मार्ट लैंग्वेज है, तो ये दोनों चीजें यूज करती है। मतलब स्मार्ट तो देखो सारी लैंग्वेजेस हैं, बट स्टिल यहाँ पर एक बड़ा स्मार्ट स्टेप लिया गया था कि हम लोग कंपाइलर भी यूज करें और इंटरप्रेटर भी यूज करें। अब देखो ऐसा क्यों करा है उसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के बारे में। अभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो देखो ऐसा होता है कि अगर मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करता हूँ, तो जैसे मैं अगर सी लैंग्वेज की बात करता हूँ, अगर मैं सी की बात करता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि जब मैं एक कोड यहाँ पर लिखता था पहले, राइट, जब मैं पहले कोड लिखता था और सपोज करो जो लैपटॉप है ना, ये मेरा विंडोज का लैपटॉप है। ठीक है, विंडोज का लैपटॉप है, इसमें मैंने कोडिंग कर दी। अब अगर मैंने जो कोड लिखा है, अगर मैं इसका आउटपुट्स या इस कोड को शेयर करना चाहता हूँ दूसरे लैपटॉप में, सपोज करो वो कोई एप्पल का लैपटॉप यूज कर रहा है, लिनक्स का यूज कर रहा है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, तो ये सेम कोड यहाँ पर नहीं चलता था। क्यों नहीं चलता था, क्योंकि दोनों का आर्किटेक्चर डिफरेंट है, दोनों के इंटरनल जो प्रोसेसिंग है वो डिफरेंट रहती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जावा के साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई। अब जब मैं सी की बात करता तो सी में देखो क्या था कि प्रोग्राम जनरली बहुत बड़े प्रोग्राम्स आप नहीं देखोगे कि बहुत ही बड़े प्रोग्राम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसा वहाँ पर उस टाइम पे नहीं था। प्रोग्राम्स बनते थे लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी छोटे बनते थे, तो जिसकी वजह से लिमिटेड स्पेस में आपका काम हो जाता था, आपको सिस्टम में कनेक्टिविटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अलग अलग पैरेलल सिस्टम में काम करते थे, फ्लॉपी ड्राइव्स में उस टाइम काम होता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे इंटरनेट आना शुरू हुआ और फर्दर ज़्यादा बड़े बड़े कोड्स में लिखने की जरूरत पड़ी, तो हमें बड़ी टीम्स को प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ गई। तो जब हमें बड़ी टीम्स बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग भी करना पड़ेगा डेटा। अब पता लगा एक ऑफिस में 100 लोग काम कर रहे हैं, दूसरे ऑफिस में 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग हैं जो विंडोज यूज कर रहे हैं, कुछ है जो मैक यूज कर रहे हैं, तो उसके बीच में डेटा शेयरिंग कैसे होगा? अगर हम बोलेंगे कि भैया इसमें बस नहीं विंडोज ही चल सकती है या फिर हमारे पास एप्पल के लैपटॉप ही यूज करेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, तो इसके लिए हमें एक ऐसा कॉमन सिस्टम चाहिए था ताकि सारे के सारे जितने भी प्रोग्रामर्स हैं या जो कोडर्स हैं वो इजीली अपना डेटा इधर से उधर भेज सके और कोई प्रॉब्लम ना आए। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया गया और इससे क्या हुआ, जो मेरी जावा बनी वो कैसी बनी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनी।
प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो चाहे विंडोज़ में यूज़ करो, चाहे मैक में यूज़ करो, चाहे लिनक्स में यूज़ करो, कैसे भी यूज़ करो, आज किसी को भी कोड शेयर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी। अब ऐसा करने के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहली चीज़ जो हमारा सोर्स कोड है ना, जो भी हम लोग कोड लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं सोर्स कोड, जो कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। उस सोर्स कोड को पहले कंपाइल किया, कंपाइलर से कंपाइल किया और उसको कन्वर्ट किसमें कर दिया, बाइट कोड के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब बाइट कोड ना एक ऐसी भाषा है जो हर सिस्टम ईज़िली समझ सकता है, ठीक है ना? एक तरीके से जैसे बाइनरी भाषा होती है ना, सेम वैसा ही है। तो देखा जाए तो देखो, जो मैं विंडोज़ का लैपटॉप होगा या जो मैक यूज़ कर रहा होगा या फिर जो मेरा लिनक्स यूज़ कर रहा होगा, वो सब के सब होंगे तो मशीनरी ना, कहीं न कहीं वो डिजिटल गैजेट्स हैं, राइट? तो जब ये सारे के सारे सिस्टम डिजिटल गैजेट्स हैं, तो ये कौन-सी भाषा समझ सकते हैं कॉमनली? वो समझ सकते हैं बाइनरी, राइट? उन सबको बाइनरी आसानी से समझ आएगी। हाँ, बशर्ते कि वो कहीं और से आ रहे हैं, बट ठीक है, लेकिन वो सबके सब बिल्कुल बेस लेवल पे जाके समझेंगे तो क्या समझ आएगा उनको, बाइनरी लैंग्वेज समझ आएगी। तो यहाँ पर बड़ा स्मार्ट स्टेप लिया गया था कि पहली चीज़ जो सोर्स कोड है ना, वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट होगी जिसको बोला जाएगा बाइट कोड। और जो बाइट कोड है ना, ये बाइट कोड किसी के थ्रू भी ईज़िली समझा जा सकता है। मतलब हर मशीन इसको आसानी से समझ सकती है। इस बाइट कोड को अगर आप मैक में दे दोगे तो भी चल जाएगा, विंडोज़ में डालोगे तो भी चल जाएगा, लिनक्स में डालोगे तो भी चल जाएगा, मतलब हर सिस्टम पे ईज़िली काम कर सकता था। तो यहाँ पर क्या किया, कंपाइलर यूज़ किया गया सोर्स कोड को कन्वर्ट करने में बाइट कोड में, क्योंकि मालूम होता है कंपाइलर फास्ट होता है, ठीक है? डेफिनिटली यहाँ पर लेकिन एरर्स को फाइंड आउट करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी फास्ट। और उसके बाद जो मेरा बाइट कोड बन जाएगा ना, जो मेरा बाइट कोड बन जाएगा, उसको लाइन बाय लाइन, एक-एक करके इंटरप्रेट किया जाता है किसके फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए। विंडोज़ में चाहिए तो विंडोज़ के फॉर्मेट में हो जाएगा, मैक में चाहिए तो मैक के फॉर्मेट में हो जाएगा, लिनक्स तो लिनक्स के फॉर्मेट में। पर हाँ, तो वहाँ पर हमारे पास जो जेवीएम होना चाहिए वो सबके साथ कॉमन होना चाहिए। जेवीएम जो वर्चुअल मशीन हम यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ कॉमन होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस इसकी हैं। बट स्टिल इट्स अ वेरी स्मार्ट स्टेप जिसमें हम लोगों ने प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी अचीव कर ली थी और हम लोगों ने बहुत आसानी से अपने सोर्स कोड को हर सिस्टम को देना शुरू कर दिया था। ठीक है ना? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी। अब ज़रा फटाफट से इसकी डेफिनिशन देख लेते हैं। डेफिनिशन क्या होती है? इस डायग्राम को बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इस डायग्राम को ज़रूर बना के आना। कभी भी क्वेश्चन आए, व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी या हाउ जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, तो आपको 110% इस डायग्राम को बना के आना है। बहुत सिंपल डायग्राम है। पहले सोर्स कोड लिखो, फिर बाइट कोड लिखो, एरो मार्क कर दो और यहाँ पर लिख दो विंडोज, मैक, लिनक्स या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम और ऊपर लिख दो इंटरप्रेटर, इधर लिख दो कंपाइलर। लिखना जरूरी है, तभी जाके आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये रूल्स हैं, याद रख लो। एक तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए, एक डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट रहता है और एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहती है। तीन चीज़ अगर आप डाल के आओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको फिर आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, लिखा हुआ है हाउ जावा इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो जावा इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बिकॉज़ इट्स code is compiled into bytecodes that can run on any device with a Java virtual machine। तो Java virtual machine की मदद से वो आप कहीं पर भी किसी भी सिस्टम पे वो कोड डाल सकते हो। इसलिए Java को क्या बोला जाता है, प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोला जाता है। सो मुझे लगता है आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होने वाला है। टोकन्स नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी। और यहाँ से एक्चुअली में आपकी जो जावा है ना, वो शुरू होगी। कुछ और भी बहुत छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं धीरे-धीरे करके आपको पैरेलली साथ-साथ समझाता रहूँगा। बट मैं चाहता हूँ कि फटाफट से आप कोडिंग शुरू करें और सो दैट हम फटाफट से ना अपने आप जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं, उतना प्रैक्टिकली हम लोग सीखना शुरू कर दें, ठीक है? अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इन वीडियोज़ को, इस पर्टिकुलर मेरे पूरे जो भी मैं इस च सब पूरा कंटेंट बना रहा हूँ, इसको अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले जाएँ। ठीक है? हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।